जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 30 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है रविवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहली खबर देखेंगे GS2 से संबंधित, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से और भारत के हित को प्रभावित करने वाली नीतियाँ और GS3 से संबंधित सिक्योरिटी से जोड़कर देखेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे समान नागरिक संहिता को और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बनी हुई है, और यहाँ पर हम गुजरात के मैप का भी एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे GS3 साइंस एंड टेक से संबंधित और इंडिया इन साइंस एंड टेक, तो भारत की स्थिति क्या है विज्ञान के क्षेत्र में, तो उसको देखेंगे। और यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे इसरो के ऑर्गेनाइजेशन को और तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल मैप है उसको भी देख लेंगे, और तमिलनाडु के जहाँ से महेंद्रगिरी वाले क्षेत्र जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया गया उस लोकेशन को भी देखेंगे हम। फिर हमने जो पहले पेज पर जो खबर देखी थी उसी को पेज नंबर 3 से फिर जोड़कर देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही खबरें मिलकर ही पूरी जो खबर बनती है, जिसमें हम FATF के बारे में भी देखेंगे। यहीं पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो काउंटर टेररिज्म कमेटी थी उसमें जयशंकर जी ने क्या कहा। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो UN के महासचिव उन्होंने इस बैठक में क्या कहा, उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर अभिव्यक्ति पेज पर आप इंटरनेट का दुरुपयोग से आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, इसे GS2 और GS3 से जोड़कर देख सकते हैं हम। वृक्षों में दर्ज है विकिरण का रिकॉर्ड, तो इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, इसे GS3 से जोड़कर देख सकते हैं हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान का जो मैप है उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रूसी गैस पाइपलाइन को, जिसमें हम नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो योजना है उसको देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बनी हुई है। फिर स्पार्क यानी पेज नंबर 13 पर जो खबरें दे रखी है उसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। एक्चुअल में ये खबरें नहीं रहती है, किसी के जीवन चरित्र के बारे में रहती है कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके एक अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। और तो इसे हम GS4 एथिक्स और नैतिक से जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस तरह की ऊंचाइयां हासिल की है, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है और एक कामयाबी हासिल की है। जिसमें आप ऋषि सुनक के बारे में पढ़ सकते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो इंग्लैंड या जिसे ब्रिटेन जो 210 वर्षों तक भारत पर शासन करता है उसका सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं। तो आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम यहीं पर जो देखेंगे हमारी अगली खबर में, जिसमें हम बोस्फोरस जल संधि उसको देखने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर जो एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करती तो उसको भी देख लेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जल संधि वो होती क्या उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे होमी जहांगीर बाबा, जिसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। और यहीं पर हम जो भारत के एटॉमिक रिएक्टर हैं उनको भी देख लेंगे, उनकी लोकेशन को देख लेंगे, जो महत्वपूर्ण रिएक्टर है उनको एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास कर लेंगे हम। फिर इस तरह से हम देखेंगे। फिर हम नॉर्ड स्ट्रीम 1 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, इनकी लोकेशन को देखेंगे, कहाँ से होकर निकल रही है, इनसे किसको फायदा हो रहा है, इनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन योजना उसको देख लेंगे हम कि वो क्या है। फिर हम जल डमरूमती को एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि स्टेट क्या होती है, जल संधि क्या होती है उसको देखेंगे। फिर बोस्फोरस जो स्टेट है उसको देख लेंगे, और यहीं पर हम जो डार्डेनल्स की जो जल संधि उसको भी देख लेंगे। फिर हम भारत में जो महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको देख लेंगे कि कहाँ पर कौन सा जो लोकेशन है वो अवस्थित है उसको देख लेंगे। उसी का एक अन्य इमेज से समझ लेंगे, जिसमें नरोरा, रावतबाटा, तारापुर, कलपक्कम, केगा और कुडनकुलम है उनको देख लेंगे हम, उनकी लोकेशन को देख लेंगे हम। फिर हम तमिलनाडु का जो पॉलिटिकल मैप है उसको देख लेंगे। फिर यहीं पर हम जो हमने महेंद्रगिरी की बात की है उसकी लोकेशन को देखेंगे कि वो लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है। फिर इसरो की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ हम एंट्रिक्स को समझेंगे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को समझेंगे, इन स्पेस को समझेंगे, और जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाएगा तो उसको समझने का प्रयास करेंगे, इनके कार्य क्या है इनको समझेंगे। फिर हम पाकिस्तान का जो मैप है उसको एनालिसिस करेंगे, पाकिस्तान का फिजिकल मैप है उसको एनालिसिस करेंगे हम। उसके बाद हम पाकिस्तान का जो यहाँ पर हम मैप देखेंगे उसी को लोकेट करने का प्रयास करेंगे एक अन्य इमेज में। फिर हम गुजरात के मैप का एनालिसिस करेंगे। तो गुजरात का मैप का एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझेंगे एक इमेज के थ्रू। फिर हम देखेंगे भारत के मैप का एनालिसिस करेंगे, भारत में जिन लोकेशन की बात की गई उनको देखेंगे हम। देखेंगे हाल ही में जो भारत में जो न्यू दिल्ली में जो काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो बैठक हुई उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इमेज से समझ सकते हो और अच्छे से देखिए। दिल्ली, इंडिया, 29 अक्टूबर 2022, पोस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो आप यहाँ रुचिरा कंबोज को देख पा रहे होंगे। ये देखिए दिल्ली डिक्लेरेशन, तो इसको सबको हम समझेंगे। फिर आप जो काउंटर टेररिज्म के से संबंधित या और भी चीज़ें जाननी है तो आप यूनाइटेड नेशन की साइट पे आ सकते हैं। फिर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पीस से संबंधित क्या फैक्ट्स बन सकते हैं। फिर हम देखेंगे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल संबंधित अन्य चीज़ों को। फिर इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसके परमानेंट मेंबर्स को देखेंगे, इसके आलोचनाओं को देखेंगे, इसमें सुधार से संबंधित जो प्रपोजल्स है उनको देखने का प्रयास करेंगे, इसके फंक्शन को देख लेंगे हम। फिर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करेंगे, इसके इतिहास को देख लेंगे हम FATF के। फिर उसके बाद देखेंगे इसके कार्य क्या है तो उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि चर्चा में बना हुआ तो पाकिस्तान को देखेंगे, जिसमें हाल ही में जिसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है, तो इसे कब कब अंदर किया गया है तो उसको भी देख लेंगे हम। फिर इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा था उसको देख लेंगे। फिर यहीं पर हम ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट को समझ लेंगे। उसके अलावा हम ये जो चीज़ें ये हम देख चुके होंगे पहले से ही। और अंत में हम देखेंगे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात की गई है इस खबर में, तो देखेंगे कि जीरो टॉलरेंस या शून्य सहिष्णुता क्या होती है। और अंत में हम गूगल मैप में इन सारी चीज़ों को या स्थानों की जिसकी हम बात करेंगे उनको लोकेट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। तो UNSC की आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक में बड़ा फैसला, आतंकियों को पनाह देने वाले देशों की बढ़ेगी मुश्किलें। तो आतंकियों को मददगार को पहचान कर सजा दिलाने में मदद का किया गया आह्वान। तो अब इस खबर को थोड़ा विस्तृत रूप से देख लेते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति, जिसे काउंटर टेररिज्म कमेटी, ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने का फैसला किया है। शनिवार को जारी दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद से अधिक और सख्ती बरतने का इसमें संकल्प लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के लिए जारी ये घोषणा पत्र मुख्य तौर पर नई व उभरती तकनीक को आतंकवादी संगठनों की पहुंच से बाहर रखने के लिए एक वैश्विक रणनीति बनाने का भी रोड मैप है। अब जो घोषणा पत्र किया गया है तो इसमें देख लेते कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है। तो घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों का आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगाह को पहचानने, उन्हें शरण, वित्तीय मदद और समर्थन करने वाले को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक सजा दिलाने में मदद का आह्वान किया गया है। इस घोषणा पत्र में दिल्ली घोषणा पत्र है, उसी में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसके जरिए आतंकवाद को आधिकारिक नीति के तहत मदद कर रहे पाकिस्तान को घेरने में मदद मिल सकती है। यह घोषणा पत्र आतंकवाद पर भारत की भावी कूटनीति में काफी काम आएगा। इसमें कई बिंदु है जिन्हें वैश्विक मंचों पर भारत लंबे समय से उठाता रहा है, मसलन जैसे सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा या आतंकवाद को सरकारी नीति के तहत प्रोत्साहित करना आदि। इसमें कहा गया है कि सभी सदस्य देशों का यह दायित्व होगा कि वह आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों को लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आतंकवाद के खिलाफ तकनीक सहयोग से नई कोशिश शुरू। तो दिल्ली घोषणा पत्र में सदस्य देशों से कहा गया कि वे आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का पालन करेंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया व क्राउड फंडिंग का आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आतंकवाद के खिलाफ नई तकनीक से सहयोग में सभी मिलकर काम करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनियां और सिविल सोसाइटी और सरकारों की मदद ली जाएगी। अब पेज नंबर 3 पर देखिए, तो उससे पहले हम इसी पेज पर और भी चीज़ों को देख लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक। तो UNSC की आतंकवाद के खिलाफ गठित इस विशेष समिति की पहली बार बैठक भारत में और भारत की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों ने हिस्सा लिया है। ब्रिटेन, गाना और गैबोन और अल्बानिया के विदेश मंत्री बैठक में शामिल हुए। भारत इस वर्ष दिसंबर में UNSC की अध्यक्षता करेगा और इस दौरान आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को और व्यापक बनाने की कोशिश भारत की रहेगी। UAV के आतंकियों के हाथों में जाने से रोकने पर सहमति, यानी जिसे हम मानव रहित विमान, जिसे ड्रोन हम कहते हैं, तो उसी को हम जो UAV भी कहते हैं, यानी मानव रहित विमान, और उसी का फुल फॉर्म हो जाता है UAV यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल। किसी देशों के बीच ये सहमति है। अब इस घोषणा पत्र में ये स्पष्ट होता है कि किसी देशों के बीच ये सहमति है कि मानव रहित विमानों का आतंकवादियों की तरफ से इस्तेमाल को वो एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। इस बारे में अपने स्तर पर जोखिम का आकलन करते हुए ऐसी नीति बनाने को कहा गया है कि वे आतंकी संगठन UAV या इससे जुड़े उपकरणों को हासिल नहीं कर सकते। कौन? आतंकवादी। और इससे बचने के लिए
सदस्य देशों से सरकारी व निजी क्षेत्र के सहयोग से सुरक्षा चक्र बनाने में भी मदद करने को कहा गया। तो ऐसा घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया। अब हम जिस घोषणा पत्र की बात करें तो उसकी और मुख्य बातों को देख लेते हैं। यानी जिस घोषणा पत्र की बात करें उसको बोलेंगे हम दिल्ली घोषणा पत्र। अब इसकी मुख्य बातों को देखते हैं हम। सभी देश आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे। आतंकवादी समूहों में युवाओं के शामिल होने या उन्हें हथियार मुहैया कराने से रोकेंगे। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है और जिससे लड़ने के लिए सभी सदस्य देश समग्र प्रयास तेज करेंगे। आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट, मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अन्य सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जाति समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे। G20 सहित अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग पर चर्चा जारी रखने के महत्व को भी इस घोषणा पत्र में उजागर। अभी से आप इमेज में देखिए तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये काउंटर टेररिज्म कमेटी जिसकी हम बात कर रहे थे तो CTC। अब देखिए स्पेशल मीटिंग दिखाए गए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी उनको दिखाए गए हैं और ये रुचिरा कंबोज हो गई हैं। अब हम रुचिरा कंबोज की बात करें तो ये कौन होगी, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हो गई हैं। तो ये रुचिरा कंबोज जी होगा और ये विदेश मंत्री हो गए हैं। हमने जो पहले पेज पे देखी है उसे तीसरे पेज से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि वही जो वहां पर खबर दे रखी थी वो आगे की जो खबर है पेज नंबर 3 पर दे रखी। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को आतंकियों से बचाना होगा, जयशंकर। तो अब देखते हैं कि जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी CTC यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी की, तो उसमें जो जयशंकर जी ने कौन से प्रमुख बिंदु उठाए, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट नेटवर्क, ब्लॉकचेन, वर्चुअल करेंसी को हथियार बना सकते हैं आतंकी। उदारवादी समाज की प्रकृति का इस्तेमाल कर आज़ादी पर करते हैं प्रहार। आतंकवाद के खिलाफ तैयारी में UN के फंड में भारत देगा $5 लाख का योगदान। एशिया अफ्रीका में बढ़ रहा है आतंकवाद का खतरा। तो विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर एशिया और अफ्रीका में। भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर संभव मदद का वादा करते हुए जयशंकर ने कहा कि UN यानी संयुक्त राष्ट्र में गठित ट्रस्ट फंड में $5 लाख के योगदान की घोषणा की है। उन्होंने दूसरे देशों से भी आग्रह किया है कि आतंकवाद के खतरे को कम करने के लिए वो भी अपना योगदान करें। अब हम देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है, उन्होंने क्या कहा, तो नई प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के को प्रयास जारी। तो जो UN के जो महासचिव थे उन्होंने और क्या कहा, तो आतंकवादी समूह द्वारा दुष्प्रचार के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने की चुनौती से निपटने के लिए ठोस वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। किसने, UN के जो महासचिव उन्होंने। इसमें उन्होंने विभिन्न आतंकवादी समूह द्वारा दुष्प्रचार करने, संघर्ष भड़काने और युवाओं को कट्टर बनाने के लिए नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई है। उन्होंने ऐसा संदेश भी दिया है। दूसरा उन्होंने और क्या कहा, तो नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में हर जगह मानवीय स्थितियों में सुधार करने की बेजोड़ क्षमता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विदेशपूर्ण यानी मतलब गलत उपयोग के उद्देश्य से रखने वाले व्यक्तियों सहित कई लोगों द्वारा इनका दुरुपयोग भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दुरुपयोग को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही रोका जा सकता है। अब यहाँ पर FATF की बात भी की गई है। FATF से हटने के बाद भी हर देश पर संयुक्त राष्ट्र की नज़र। तो आतंकवाद निरोधक समिति या काउंटर टेररिज्म कमेटी के कार्यकारी निदेशालय के वरिष्ठ विधि अधिकारी ने कहा कि आतंकवाद रोधी समेत सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए UN द्वारा लगातार सभी देशों की निगरानी की जाती है। आतंकवादी समूह के वित्त पोषण, मूल्यांकन समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए हर देश के लिए अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं। देशों का दौरा किया गया है, उनकी गतिविधियों की निगरानी, आकलन किया जाता है। ऐसा किसने कहा, तो विधि अधिकारी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि CTED आतंकियों और आतंकवादी समूह को आर्थिक मदद रोकने के लिए गठित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल या जिसे हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करता है। अगर कोई देश FATF की सूची से बाहर भी निकल जाता है तब भी
उस देश पर यूएन की नज़र बनी रहती है, जो एफएटीएफ की निगरानी की तरह ही है। तो ऐसा किसने कहा? तो ये विधि अधिकारी थी, उन्होंने कहा है। अब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया है उनको हम विस्तृत रूप से देखते हैं, जो पहले पेज नंबर पर भी जिनके बातों का जिक्र किया गया था। तो आप ये इमेज को देखिए, ये 28 और 29 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी काउंटर टेररिज्म फाइनेंस जो मीटिंग थी कमेटी की, उसमें देखिए 28 अक्टूबर 2022 मुंबई इंडिया, इंफॉर्मेशन ब्रीफिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म कमेटी। और आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दिखाया गया है इधर। अब इसी को एक अन्य इमेज से देखिए, तो ये हो गई 29 अक्टूबर 2022 की दिल्ली इंडिया, होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये स्थायी प्रतिनिधि हो गई यूएन में भारत की, रुचिरा कंबोज जी। अब ये देखिए, ये दिल्ली घोषणा पत्र, ये दिल्ली डिक्लेरेशन को दिखाया गया है, जिसमें हमने अभी मुख्य बातें देखी थी। अब हम जो बातें देखने से पहले आप अगर और भी आपको जानकारी चाहिए यूएन से संबंधित, तो आप यूनाइटेड नेशन की जो साइट है उस पर जाकर देख सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। अब जिसकी हम CTED की बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। अब यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी विल होल्ड ए स्पेशल मीटिंग इन इंडिया फोकस्ड ऑन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो प्रौद्योगिकी के प्रसार, डिजिटलीकरण में तेजी से वृद्धि के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नई और उभरती टेक्नोलॉजी का उपयोग सदस्य राज्यों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के बीच बढ़ती रुचि का विषय है। विशेष रूप से आतंकवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने में टेक्नोलॉजी द्वारा निभाई गई बढ़ती भूमिका के संदर्भ में। तो यहीं पर आतंकवाद निरोधक समिति के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है। अब हम देखते हैं यूएनसी के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये प्रिंसिपल ऑर्गन हो गया किसका? यूनाइटेड नेशन का। कब फॉर्मेशन किया गया? तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके चीफ मैंडेट क्या है? तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसके कुछ मैंडेट हो जाते हैं। उसी को एक अन्य में से समझाया गया है कि ये जो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है उनमें से एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। दूसरा इसका प्राइमरली उद्देश्य क्या है? तो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? तो न्यूयॉर्क सिटी में हो गया है, अमेरिका में। और पहले जो सेशन कब हुई थी इसकी? तो 1946 में हुई थी। अब इससे संबंधित इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब यूएनएससी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए जिन्हें वीटो पावर का मिला हुआ है, और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हो गए जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो परमानेंट मेंबर्स है वो कौन से हैं? तो चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया और यूएस। अब यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। यूज ऑफ फोर्स एट यूएन इज डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी देश में अगर शांति या सुरक्षा से संबंधित अगर कोई भी चुनौती आती है तो वहाँ पर जो सेना का इस्तेमाल करने के लिए जो डिसीजन या निर्णय है वो कौन लेता है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। इसमें जो 5 मेंबर है, 5 मेंबर जिसकी हमने अभी बात की है, अगर वो किसी प्रस्ताव पर या ड्राफ्ट पर अगर वीटो कर देते हैं तो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है और उसे प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि अगर इसमें कोई भी रिजोल्यूशन लाया जाता है तो उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है उनकी जो अनुमति है वो अनिवार्य रूप से जरूरी है, और बाकी अन्य देशों मेंबर्स है नॉन परमानेंट मेंबर्स, उनकी भी अनुमति जरूरी है। लेकिन अगर परमानेंट मेंबर्स में से किसी ने एक ने भी अगर वीटो कर दिया है तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर इसके कुछ वीटो के बारे में बताया गया है कि जो चाइना और रशिया ने 2011 में सीरिया में जो मसौदा लाया गया था उसके खिलाफ, तो उस पर जो वीटो का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में बताया गया कि उसने 42 टाइम्स जो वीटो का इस्तेमाल किया है किसके खिलाफ, मतलब किसके प्रस्ताव मतलब समर्थन में? तो इसराइल के समर्थन में सिर्फ 1972 से। और फिलिस्तीन है वो यूएन का जो मेंबर नहीं है। फिलिस्तीन हैज नॉट बिकम अ यूएन मेंबर। अब फुल मेंबरशिप के लिए क्या है? तो फुल मेंबरशिप के लिए जो यूएनएससी का जो अप्रूवल है वो जरूरी होता है। तो चाइना ब्लॉक्स ताइवान एस यूएन मेंबरशिप, नॉट रिकॉग्नाइजिंग ताइवान एज सोवरेन कंट्री। तो चाइना ने जो ताइवान है उसको ब्लॉक कर रखा है यूएन मेंबरशिप के लिए, और वो उसको एक कंट्री के रूप में मान्यता नहीं देता है चाइना, और उसे अपना हिस्सा बताता है। अब हम देखते हैं कि जो इसकी आलोचना क्यों की जाती है यूएन स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर दिखाया है क्रिटिसिज्म ऑफ यूएन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला इसी की जो आलोचना है वो परमानेंट मेंबरशिप का जो सिस्टम है उसी को लेकर आलोचना की जाती है कि आज इसमें इतने सदस्य जुड़ जाने के बाद भी जो शुरुआत में इसमें 5 स्थायी सदस्य थे, आज भी उनकी संख्या 5 ही है। बाकी जो
नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनकी संख्या तो इंक्रीज की गई, लेकिन उसके साथ जो परमानेंट मेंबर्स है उनकी संख्या इंक्रीज नहीं की गई, इसकी आलोचना की जाती है। और दूसरा क्या है, तो 5 परमानेंट मेंबर्स वीटो राइट एंड एक वीक इक्वल रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू अ स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसकी जो आलोचना है वो ऐसे भी है कि दूसरा है कि जो ये परमानेंट मेंबर्स है तो वो अपने अपने हितों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यूएस है तो वो इसने इसराइल के समर्थन में वीटो का इस्तेमाल करता है। इधर चाइना रशिया को देखिए तो सीरिया के इसमें इस्तेमाल करता है। दूसरा कि फिलिस्तीन को देखिए तो फिलिस्तीन को यूएनएससी में अप्रूवल ही नहीं मिला हुआ है। दूसरा चाइना को देखिए तो अपने हित के इस्तेमाल के लिए किस तरह से ताइवान को एक सॉवरेन कंट्री के रूप में भी मान्यता नहीं देता है, तो इसकी आलोचना की जाती है। और भारत और G4 है वो बनाया गया है कि किस तरह से जो यूएनसी है उसमें रिफॉर्म की जाए, यानी जिसमें ग्रुप 4 है जिसमें भारत है, जापान है, जर्मनी है, तो ये कुछ देश है उसके महत्वपूर्ण। अब इसमें रिफॉर्म प्रपोजल कौन कौन से लाए गए, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, अब ये तो इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन जो वीटो है वो अभी तक इसमें जो वीटो पावर्स उसमें सुधार नहीं किया गया, यानी जो वीटो कंट्रीज है उनकी संख्या इंक्रीज नहीं की गई। रेस्ट्रिक्टिंग वीटो राइट्स, तो ये कुछ इसमें सुधार की बात की जाती है। तो इसी संबंधित ये खबरों में भी बना रहता है। अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद के कार्य को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा बात की जाए तो दूसरा क्या है, ऐसे किसी भी विवाद या स्थिति की जांच करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो सकता है। तीसरा बात की जाए तो तीसरा क्या है, तो ऐसे विवादों या निपटान की शर्तों को समायोजित करने के तरीकों की सिफारिश करना। चौथा बात की जाए तो चौथा क्या है, शस्त्रों को विनियमित या रेगुलेट करने के लिए एक प्रणाली की स्थापना के लिए योजना तैयार करना। तो ये इसके कुछ फंक्शन है। अगला देखिए, तो शांति या आक्रामकता के कार्य के लिए खतरे के अस्तित्व का निर्धारण करना और यह सिफारिश करना कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके अलावा देखिए इसके और अन्य फंक्शन क्या है, तो सदस्य देशों से आर्थिक प्रतिबंध और अन्य उपायों को लागू करने का आह्वान करना जिससे आक्रामकता को रोकने के लिए जो बल है उसका प्रयोग न किया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो उस बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो एक हमलावर के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई भी ये कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। ये नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश भी करता है, यानी रिकमेंडेड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। उसके अलावा देखिए महासभा या जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं कि महासचिव की नियुक्ति और जीए यानी जनरल असेंबली है के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करने की सिफारिश भी जो यूएनएससी है वो करता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो इसमें देखिए तो इसके इतिहास को देख लेते हैं। तो G7 देशों की पहल पर 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कुल 39 सदस्य देश और क्षेत्रीय संगठन शामिल है। सदस्य देशों में भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन इसमें शामिल है। इसके अलावा आप देखते हैं इसके बारे में और चीजें। अब इसके कार्य को देखते हैं या इसके फंक्शन को देख लेते तो टेरर फंडिंग पर नजर, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखना इसका मकसद है। यह देशों को टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्यों में शामिल होने से रोकती हैं। दूसरा है FATF की बैठक 1 साल में 3 बार आयोजित की जाती है। अब हम देखते हैं जो ये चर्चा में बना रहता है, तो अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। तो देख लेते हैं कि पाकिस्तान को कब अंदर किया गया था ग्रे लिस्ट में। तो 2008 में पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ, फिर 2009 में बाहर हुआ, 2012 में शामिल हुआ, फिर 2016 में बाहर निकल गया, 2018 में शामिल हुआ ग्रे लिस्ट में, और 2021 में ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया पाकिस्तान। अब इसी को यही बात बताई गई है कि पाकिस्तान को हर साल 74,000 करोड़ रुपए का नुकसान। तो FATF की ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को हर साल 74,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2008 में पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, फिर 2009 में बाहर हुआ, फिर 2012 में इसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, फिर 2015 में माफ कीजिए 2016 में बाहर किया गया, या 2015 में ही बाहर निकलने में कामयाब रहा। फिर 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया और 2021 में वापिस इसे बाहर कर दिया गया ग्रे लिस्ट से। अब उसी को आप देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तभी हमने देख लिया कि क्या है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फंडिंग यानी आतंकवादी जो वित्त पोषण से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखता है।
अब इसकी स्थापना को हमने देख लिया कि कब की गई थी, इसके महत्व को देख लिया हमने, इसके पेंशन को देख लिया कि पेंशन क्या है इसकी। तो जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग है उससे कॉम्बैक्ट करना है, उससे सामना करना है। दूसरा है कि प्रमोटिंग मेजर टू टैकल टेरर फाइनेंसिंग, इट मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर नॉन कंप्लायंट टू द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की बात की तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रे लिस्ट को देख लेते हैं कि ग्रे लिस्ट क्या है। तो यह देशों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। कौन? ग्रे लिस्ट। कि ये निर्देशों का अगर कोई देश अगर जो एफएटीएफ के जो अनुपालन या जो निर्देश है उनका अनुपालन न करता है तब उसे एक चेतावनी दी जाती है ग्रे लिस्ट के बारे में। और अगर इसका अनुपालन नहीं करता है तो एक काली सूची में डालने का भी जोखिम है, उसका भी उसके सामना करना पड़ सकता है। अगर वो ग्रे लिस्ट में डालने के बाद भी अगर टेरर फंडिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग है, इनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनमें संलिप्त रहता है तो उसके बाद उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अब ब्लैक लिस्ट की बात की जाए तो इसमें क्या है, तो ये उन देशों को सूचीबद्ध करने के लिए जारी किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोगी पाए गए हैं। ये एफएटीएफ के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं जीरो टॉलरेंस क्या है। तो इसे हिंदी में शून्य सहिष्णुता भी कहते हैं कि यह नीति शून्य सहिष्णुता या जीरो टॉलरेंस की नीति वह है जो घोषित नियम के हर उल्लंघन के लिए सजा देती है। शून्य सहिष्णुता या जीरो टॉलरेंस नीतियां अधिकार के पदों पर बैठे लोगों को विवेक का प्रयोग करने या परिस्थितियों को व्यक्तिपरक रूप से फिट करने के लिए दंड बदलने से मना करती है। उन्हें व्यक्तिगत दोष, परिस्थितियों या इतिहास की परवाह किए बिना पूर्व निर्धारित सजा देने की आवश्यकता होती है। ये पूर्व निर्धारित सजा चाहे वह हल्की हो या गंभीर हमेशा पूरी होती है। तो ये जीरो टॉलरेंस के बारे में बात की गई है कि जीरो टॉलरेंस क्या हो गया, यानी कोई भी अपराध हुआ तो उस पर जो उचित निर्णय है या दंड है वो लागू किए जाए, तो उसी को हम बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। चुनाव से ठीक पहले गुजरात में समान नागरिक संहिता की तैयारी। तो देख लेते कि चर्चा में क्यों बनी हुई है। तो गुजरात में भाजपा फिर से सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति का गठन कर सकती है। अब यूसीसी की बात करें यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो ये क्या है, तो राज्य के सभी धर्म और समुदाय के नागरिकों के लिए समान फौजदारी व सिविल कानून लागू करने की बात करती है। और इस कानून में और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इस कानून से विवाह, विरासत, उत्तराधिकारी, दत्तक या तलाक, जमीन व मकान की संपत्ति के मालिकाना हक, दहेज, वक्फ, अभिभावक अधिकार, भेंट यानी गिफ्ट देना, दान से जुड़े कानूनों और पारिवारिक कोष, धर्म, जाति, संप्रदाय व संस्कृति के भेदभाव से मुक्ति मिलती है। तो इस कानून में बात की गई है कि ये जो कानून है या ये जो हमने बात की है सभी के लिए, जो इनसे संबंधित कानून है वो सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो देश के हर समुदाय, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सब पर समान रूप से लागू होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या पंथ का हो, सबके लिए सिविल कानून एक होगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी की स्थिति बता दी गई है। अंग्रेजों ने आपराधिक और राजस्व से जुड़े कानूनों को सारे समुदाय पर लागू किया, लेकिन शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, संपत्ति, गोद लेने आदि से जुड़े मामलों को धार्मिक समूह के लिए उनकी मान्यताओं के आधार पर छोड़ दिया था। तो ये समान नागरिक संहिता का एक इतिहास भी बता दिया गया है और अभी की जो स्थिति वो भी बता दी गई है। अब इससे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो इससे लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसकी आलोचना कैसे की जा रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड है, उनका क्या कहना है, तो ये एक असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम है। कानून बनाने की घोषणा जनता का ध्यान हटाने का प्रयास है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा है कि जो ऐसा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, यह पूरी तरह राजनीतिक स्टंट है। तो ये कुछ जो अध्यक्ष है या जैसे गुजरात कांग्रेस है तो उनके पूर्व अध्यक्ष है तो उनका अपना मत है और भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका अपना मत है। तो हमें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना था। अब इससे संबंधित और बातों को देखते हैं। तो अब देख लेते हैं कि चर्चा में बना हुआ है, यानी गुजरात के बारे में बात की गई। तो गुजरात का मैप देखते हैं हम। तो गुजरात की लोकेशन को देखिए तो इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और इधर पाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। और इसके दक्षिण में अरब सागर हो गया है। तो इसकी राजधानी ये अहमदाबाद को दिखाया गया है।
इसकी लोकेशन को देखिए तो ये पश्चिम की दिशा में अवस्थित है, राजस्थान के दक्षिणी में आ जाता है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश के पश्चिम में अवस्थित है, महाराष्ट्र की बात की जाए तो उत्तर में है। तो ये इसकी कुछ हमने बात कर ली है। अब इसी के कुछ महत्वपूर्ण मैदान को देख लेते, तो ये रण ऑफ कच्छ हो गया है, ये कच्छ की हिल्स हो गई है। उसके अलावा आप देखिए मांडव हिल्स हो गई है, ये गीमर हिल्स हो गई है, बड़ौदा हिल्स हो जाती है, ये छोटा उदयपुर की हिल्स हो जाती है, ये इसके अबू हिल्स हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके मैदान हो जाते हैं। अब इसी के बारे में और देखते हैं, तो ये नीचे क्या हो गया, तो ये अरब सागर हो गया है, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गई है, और ये गल्फ ऑफ खंबात हो गई। तो आप देखिए गल्फ ऑफ कच्छ की लोकेशन क्या है, तो ये रन ऑफ कच्छ हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए ये सर्किट वाला यानी ग्रीक जिसे हम बोलते हैं, तो ग्रीक वाला हिस्सा दिखाया गया है। उसके अलावा ये देखिए गुजरात का मैदान वाला क्षेत्र हो गया है, और ये देखिए ये गिमर हिल्स हो गई है, ये काठियावाड़ का जो प्रायद्वीप है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान दिखाया गया है, राजस्थान को दिखाया गया है, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र जिससे इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा आप यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रिवर्स है उनको देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, या नर्मदा रिवर्स को देखिए आप, उसके अलावा तापी रिवर्स को देखिए। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको जो बड़ौदा के मैदान है वो नजर आएंगे, सूरत के मैदान नजर आ रहे होंगे आपको यहाँ पर। उसके अलावा आप इसमें और जो महत्वपूर्ण नदियाँ उनको देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए पोरबंदर के जो तट हो गए हैं, ये गोहेलेवर कोस्ट मतलब तट हो गए हैं। उसके अलावा ये द्वारका को देखिए, द्वारका की लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है। उसके अलावा आप और भी महत्वपूर्ण जो हिल्स उनको देख सकते हैं, साबरमती रिवर्स को देख सकते हैं। तो इससे आप देखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए इस मैप का। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो आप इस इमेज से समझिए कि यहाँ पर सभी धर्मों को दिखाया गया, और सभी धर्मों के लिए जो समान जो नियम कायदे कानून, चाहे आपराधिक से संबंधित हो, फौजदारी से संबंधित हो, सभी के लिए एक जैसे कानून रहेंगे। तो आप इस इमेज से समझिए कि जो तराजू है उसमें सभी जो धर्म उनको समान रूप से जो स्थान दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उससे संबंधित जो खबर है और चर्चा में था गुजरात का मैप, तो उसको देखना था। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। इसरो की एक और कामयाबी, भारी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नित्य नई ऊंचाइयों छू रहा है। इसरो ने शुक्रवार को अब तक के सबसे भारी रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट केंद्र में CE-20 इंजन का उड़ान संबंधी परीक्षण किया गया। यह 4 टन श्रेणी के सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। इसरो की ओर से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 AM3 मिशन के लिए इस इंजन का निर्धारण किया गया है। मिशन के तहत OneWeb इंडिया 1 के 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि लंदन स्थित उपग्रह संचार कंपनी OneWeb के इन उपग्रहों को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा 36 OneWeb उपग्रहों के पहले सेट का प्रक्षेपण पिछले दिनों किया गया था। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए ये पहला लॉन्चिंग मिशन था। अब हम जो कंपनी की बात करें तो उसको देख ले। लंदन स्थित उपग्रह संचार कंपनी OneWeb के अनुसार इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ उसकी साझेदारी से 2023 तक पूरे भारत में मजबूत संचार नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसमें लद्दाख से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम स्थानों तक पहुंच शामिल है। कंपनी ने कहा कि OneWeb न केवल उद्यमों के लिए बल्कि गांवों, नगर पालिकाओं और स्कूलों के साथ ही देश के सुदूर क्षेत्रों तक समुचित नेटवर्क मुहैया कराएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम इसरो से संबंधित कुछ बात कही गई। सबसे कम लागत और सफलता की गारंटी है इसरो की बड़ी ताकत। तो इसरो दुनिया में सबसे किफायती दर में सैटेलाइट लॉन्च करने वाली एजेंसी है। यही नहीं, ये सफलता दर जो इसकी सफलता दर है वो कितनी, तो 100% है। इसी वजह से अन्य देश की पहली पसंद यानी कौन है, तो वो इसरो है। यानी स्पेस इंडस्ट्री में आने वाले समय में भारत एकाधिकार हो सकता है। इसरो के चेयरमैन सोमनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उनकी कोशिश भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग की लागत को और कम करने की है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट बाजार में भारत की ताकत और बढ़ेगी। वैसे भी सैटेलाइट लॉन्चिंग के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। तो ये कुछ बारे में बात कर दी गई है। अब यहाँ पर जिन स्थानों की या जिन बातों की जिक्र किया उनको देखते हैं हम। तो यहाँ पर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात की गई, तो आप देखिए गुजरात या अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी OneWeb
की जो सैटेलाइट लॉन्च की गई, तो उनसे देख सकते हैं आप इनकी लोकेशन को। और जहाँ पर हम महेंद्रगिरी की बात करें कि जहाँ से जो रॉकेट है वो लॉन्च किया गया, तो उसकी लोकेशन को देखिए आप, तमिलनाडु में किधर अवस्थित है। तो आप देख पा रहे होंगे इधर केरल हो गया, इसके अलावा ये कोल्लम हो गया, ये तमिलनाडु का तिरुनेलवेली हो गया है, एक कन्याकुमारी हो गया, ये नागर कोयल हो गया है, और ये रामेश्वरम शहर हो गया है। तो आप देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, तो ये तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी के बीच में अवस्थित है। अब इसी के पॉलिटिकल मैप को देखिए तमिलनाडु की, तो आप देखिए इसकी सीमा इधर केरल से लग रही है, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से सीमा लग रही है, बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण में हिंद महासागर से इसकी सीमा लग रही है, इधर लक्षद्वीप सागर हो गया है, इधर नागर कोयल हो गया है, इसके अलावा तिरुनेलवेली हो गई। इन दोनों के बीच में अवस्थित है क्या, महेंद्रगिरी की जो चोटी है वो। उसके अलावा इसके महत्वपूर्ण शहरों को देख सकते हैं आप, रामनाथपुरम को दिखाया गया है। उसके अलावा आप यहाँ पर पुडुचेरी को देखिए, नागपट्टनम को देखिए, तंजावुर को देखिए। उसके अलावा आप जो नीलगिरी है उसको देखिए, कोयम्बटूर को देखिए। उसके अलावा कृष्णगिरी को देखिए, धर्मपुरी को देखिए। उसके अलावा चेन्नई को देखिए, तिरुवेल्लुर को देखिए। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण जो शहर भी है। उसके अलावा राज्य माफ़ कीजिए, जो सिटीज़ है उनको देखिए और एनालिसिस कीजिए। अब हम देखते हैं इसरो की जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर को। तो सबसे ऊपर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, और उसके नीचे आता है स्पेस कमीशन, और उसके नीचे आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नीचे कौन आता है, तो उसके नीचे देखिए तो आपको एंट्रिक्स दिख रहा होगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, फिर इन स्पेस और इसरो। तो अब जो एंट्रिक्स की बात की जाए तो ये क्या हो गया, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई, किसकी, इसरो से संबंधित, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से संबंधित। अब इसका काम क्या है, तो ये कमर्शियल डील करती है किसके साथ, जो फॉरेन कस्टमर होते हैं उसके साथ। किसके लिए करती है, तो सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के लिए करती है। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई है। अब ये क्या है, एक कमर्शियल आर्म हो जाती है किसकी, इसरो की। अब इसका जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो क्या करना कि जो इंडियन इंडस्ट्री है जो स्पेस से संबंधित है, उनकी जो क्षमता उनको बढ़ाना और उनको तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, इसका काम है। अब इन स्पेस की बात की जाए तो ये क्या है, तो ये रेगुलेट करती है किसको, जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है स्पेस से संबंधित, उनको रेगुलेट करती है। दूसरा जो प्रमोट भी करती है प्राइवेट इंडस्ट्री को एक तरह से स्पेस के क्षेत्र के लिए। और इसरो की बात की जाए तो ये स्पेस से संबंधित भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेस के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य करती है। अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात की जाए तो एक इंडस्ट्री बॉडी हो जाती है। तो ये क्या करती है, तो ये लिंकेज करती है किसके साथ, जो ग्लोबल इंडस्ट्री है और जो भारतीय इंडियन स्पेस इंडस्ट्री, उन दोनों के बीच में लिंकेज का काम करती है। और जो ग्लोबल में जो अच्छी टेक्नोलॉजी है या जो इन्वेस्टमेंट है उनको भारत में लाने का काम करती है कौन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो इससे संबंधित जो खबर है हमें इस तरह से देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। रूसी गैस पाइपलाइन लाइन उड़ाने में ब्रिटिश नौसेना का हाथ, यानी उसे मतलब खत्म करने में या उसे नुकसान पहुंचाने में। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़कर देख सकते हैं, अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो चर्चा में क्यों, तो रूस ने कहा कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को विस्फोट से उड़ाने की जो वारदात है वो ब्रिटेन की नौसेना की तोड़फोड़ की कार्रवाई थी। रूस के से जर्मनी के बीच बाल्टिक सागर में बिछी यह पाइपलाइन सितंबर में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। 26 सितंबर को पोलैंड के नजदीक बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। इनमें से पहली गैस पाइपलाइन से बीते दिनों में यूरोप को गैस आपूर्ति होती थी, जबकि दूसरी TAR पाइपलाइन से अभी गैस की आपूर्ति नहीं हुई, हालांकि उसमें गैस भरी हुई है। तो इसके बारे में बता दी दोनों की स्थिति के बारे में। अब और देखते हैं इनके बारे में। तब आप लोकेशन को देखिए नॉर्थ स्ट्रीम 1 की, तो ये हो गया फिनलैंड हो गया, ये रशिया हो गया, ये स्वीडन, ये नॉर्वे हो गया। इसके अलावा आप ये देखिए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया हो गया, और ये रूस का क्षेत्र हो गया। उसके अलावा ये बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी हो गया, और ये डेनमार्क हो गया। अब आप देखिए जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 की लोकेशन को देखिए तो कहाँ से आ रही है, तो ये रशिया से देखिए आप, तो ये वाई बार्ग से होते हुए बाल्टिक सागर से होते हुए जो जर्मनी है उसके कहाँ तक जा रही है, तो ये ग्रिप्स वोल्ट वहाँ तक जा रही है। उसके अलावा नॉर्थ स्ट्रीम 2 को देखिए तो ये कहाँ से आ रही है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, ये उस्त लुगा से होते हुए बाल्टिक सागर से होते हुए जो ग्रिप्स वाल्ट है वहाँ तक आ रही है। और उसके अलावा जब ये ग्रिप्स वाल्ट तक आती है यहीं से जो यूरोप के अन्य जो देश है वहाँ तक जो गैस है उसकी आपूर्ति की जाती है। तो आप लोकेशन को देखिए इसकी कि कहाँ पर अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए नॉर्थ स्ट्रीम 1 है या 2 है, तो उसके उत्तर में कौन से देश अवस्थित है, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड अवस्थित है। इसके दक्षिण में कौन से देश अवस्थित है, तो इधर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया हो गया, इधर पोलैंड हो गया है। तो इस तरह से आप देखिए इसको। अब इसी को एक अन्य में से देखिए आप, अब इसी को एक अन्य में से देखिए तो ये बाल्टिक सागर हो गया, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, तो ये वाई बार्ग हो गया जहाँ से नॉर्थ स्ट्रीम 1 आती है, फिर बाल्टिक सागर से होते हुए
जो जर्मनी के ग्रिप्स वाल्ट वहां तक जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 को देखिए तो उस्तलोगा से होते हुए ग्रिप्स वाल्ट वहां तक जाती है जर्मनी, और जर्मनी से फिर अन्य जो यूरोप के देश है वहां तक सप्लाई की जाती है। रशिया का क्षेत्र हो गया जो कि इन दो देशों के बीच में अवस्थित हो जाता है। तो बाल्टिक सागर हो गया इधर, और ये पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में अवस्थित हो जाता है, जिसके साथ इसकी सीमा लग रही है। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है कि क्या रशिया की सीमा लिथुआनिया या पोलैंड के साथ लगती है, तो हाँ, क्यों लगती है, क्योंकि रशिया का क्षेत्र हो जाता है, इसकी वजह से पोलैंड और लिथुआनिया के साथ भी इसकी सीमा लगती है। बाकी अगर ऐसे देखा जाए मेन जो रशिया है उसके साथ क्या इसकी सीमा लग रही है, तो आप देख पाएंगे कि लिथुआनिया से इसकी सीमा नहीं लगती है, पोलैंड से भी इसकी सीमा नहीं लगती है, लेकिन जो इसका क्षेत्र हो जाए कालिनग्राद उसके इससे सीमा लगती है। तो इससे कह सकते हैं कि लिथुआनिया और पोलैंड के साथ भी सीमा लगती है किसकी, रशिया की। उसके अलावा आप देखिए इधर लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया हो गया है। तो इस तरह से आप देखिए इधर फिनलैंड से इसकी सीमा लग रही है। अब नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन उसकी लोकेशन को देखिए, आप फिजिकल में देखिए तो ये जर्मनी हो गया, ये लुम्बिन हो गया, ये रशिया हो गया, ये वाईबर्ग हो गया, जहाँ से ये आ रही है। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन को देखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब जो हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में और अच्छे से बारे में देख लेते कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है वो जो योजना है वो क्या है। तो यूरोप को प्राकृतिक गैस सप्लाई करने की योजना है। गैस फार्म जो गैस फ्रॉम पीजेएससी के पास मालिकाना हक होगा इसका। 1222 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनने में 5 साल लगेंगे। कई प्रमुख यूरोपीय व्यावसायिक घरों का भारी निवेश है इसमें। जर्मनी से रूस का गैस निर्यात दो गुना होने की उम्मीद है। जर्मनी को साल में 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी इससे। तो लेकिन अभी जो ये योजना तो शुरू है, लेकिन अभी इसको चालू नहीं की गई है, क्योंकि अभी रशियन यूक्रेन वार की वजह से जो पाइपलाइन है या जो योजना है वो अभी बीच में लटकी हुई है, यानी अधर में लटकी हुई है। तो इससे संबंधित ये खबर हमें इस तरह से देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। इमरान के लॉन्ग मार्च में शामिल होने वाले को इस्लामाबाद के होटलों में जगह नहीं। पाकिस्तान के क्वेटा में कोर्ट के बाहर हमला, 2 की मौत। और अभी हमने देखा ही था कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो उसकी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, तो चर्चा में बना हुआ है पाकिस्तान। तो इसके मैप को देखते हैं हम। तो आप पहले इसमें जो प्रांत है उनको देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे ये बलूचिस्तान हो गया, जो एक कोटा हो गया है। उसके अलावा सिंध देखिए तो कराची हो गया, पंजाब को देखिए तो लाहौर हो गया है। इसके अलावा आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा को देखिए। इसके अलावा अभी एक गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, ये तो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब ये यहाँ पर आप देखिए तो इसके महत्वपूर्ण प्रांत कौन से हो गए, तो ये खैबर वाला हो गया है, ये पंजाब वाला, सिंध वाला, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र हो गया है, ये मुजफ्फराबाद हो गया है, ये इस्लामाबाद हो गया है, ये इसकी राजधानी हो जाती है, ये नीचे दक्षिण में अरब सागर हो जाता है। और ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र जो इसने अधिग्रहण कर रखा है इलीगली रूप से, तो ये हमारा क्षेत्र और आने वाले समय में हम इसको लेकर ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला लाइन ऑफ कंट्रोल को दिखाया गया है। अब इसी का अन्य मैप इमेज में देखिए आप, तो आप देखिए कि इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर ईरान से लग रही है, इधर अफगानिस्तान से इसकी सीमा लगती है, इधर देखिए भारत से इसकी सीमा लगती है। लेकिन क्या चाइना से इसकी सीमा लगती है, तो चाइना से इसकी सीमा नहीं लगती। इधर तजाकिस्तान दिखाया गया है, तजाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ये प्रश्न बन सकते हैं। अब इसकी मैप को हम अच्छे से देखते हैं। तो आप देखिए ये उत्तर में क्या आ गया, तो ये काराकोरम श्रेणी आ जाती है। तो आप देखिए ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आपको ये इंडस रिवर दिख रही होगी, ये काबुल रिवर को देखिए, जो इंडस की जो सहायक नदी जो रहती है, ये इस्लामाबाद को देखिए, रावलपिंडी को देखिए, आप मुजफ्फराबाद को देखिए। उसके अलावा ये ट्राइबल क्षेत्र हो जाता है। उसके अलावा आप देखिए इसके जो पंजाब वाला क्षेत्र को देखिए, ये बलूचिस्तान वाला, ये सिंध वाला। उसके अलावा आप दक्षिण में देखिए तो ये कराची पोर्ट हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे। ये रन ऑफ कच्छ हो गया जहाँ से इसकी सीमा लग रही है, ये ग्रेटर इंडियन डेजर्ट हो गया है, ये हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया है। इसके अलावा आप देखिए ये अमृतसर, लुधियाना, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई है। और ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र जहाँ पर इस पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करके रख रखा हुआ है। उसके अलावा आप देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको, तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। ये मकरान कोस्ट रेंज हो गई है। इसके अलावा ये आप देखिए ग्वादर पोर्ट हो गए हैं। इसके बीच में देखिए तो ये आपको किरतर रेंज दिखाई दे रही है, ये आप देखिए सुलेमान रेंज हो गई है। तो इस तरह से आप देखिए इसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब आप इसी को चीज़ को मिलाने का प्रयास कीजिए इस मैप से, तो आपको ये मैदान दिखाई दे रहा होगा, सिंधु का मैदान। उसके अलावा आप बलूचिस्तान को देखिए, ये सिंध हो गया, ये पंजाब हो गया है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला हो गया इसका। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दर्रे दिखाई दे रहे होंगे, खैबर दर्रा दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर किरथर सुलेमान रेंज है वो दिखाई दे रही होगी। तो आप यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मैप, इसी को इससे लिंक करने का प्रयास कीजिए।
तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। इस्तांबुल में खुला एशिया से यूरोप को जोड़ने वाला पुल बॉस्फोरस। तो 1970 में आज ही इस्तांबुल में एशिया जो बेलार बेई और से यूरोप यानी इसका ओर्टाक्यो को जोड़ने वाला पहला पुल बॉस्फोरस खोला गया था। तो सीधी सी बात है, और एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो पुल है बॉस्फोरस खोला गया था। इसका निर्माण कार्य 1970 में शुरू हुआ था और 1560 मीटर लंबे पुल को ब्रिटिश इंजीनियर गिलबर्ट रॉबर्ट्स और विलियम ब्राउन ने डिजाइन किया था। तब यहीं पर हम बॉस्फोरस जल संधि को देख लेते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि जो जल संधि है वो क्या होती है। तो दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती हैं और दो लैंड है या जमीन उनको अलग करने का काम करती है, उसी को जलडमरू मध्य कहते हैं। अब आप देखिए, इधर ब्लैक सी हो गया, ये सी ऑफ मरमरा हो गया, और इन दोनों के बीच में हो गई बॉस्फोरस जल संधि जो एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम कर रही है। इस्तांबुल को देखिए आप, महत्वपूर्ण लोकेशन को। अब आप डार्डेनल्स स्ट्रेट को भी देखिए, तो किसको जोड़ रही, तो एजियन सी और सी ऑफ मार्मरा को जोड़ने का काम करी कौन, डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये टर्की में अवस्थित है। इधर क्या हो जाता है, तो इधर यूरोप हो जाता है और इधर रशिया वाला माफ कीजिए एशिया वाला क्षेत्र हो गया। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है कौन, बॉस्फोरस जो जल संधि है। तो इस तरह से हमें इस जल संधि को देखना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं बाबा। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा का जन्म 1909 में आज ही मुंबई में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए 1927 में इंग्लैंड गए थे। 1939 में भारत आए और बेंगलुरु स्थित IISc से जुड़ गए। बाबा ने ही मेसन कण की पहचान की और उसका नाम रखा। जर्मन भौतिकविदों के साथ मिलकर कॉस्मिक विकिरण को समझने के लिए कैस्केड सिद्धांत विकसित किया। बाबा के निर्देशन में ही एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर 1956 में ट्रोम्पे में स्थापित किया गया और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब हम भारत में जो महत्वपूर्ण एटॉमिक रिएक्टर उनको देख लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे उत्तर में चलते हैं। तो सबसे उत्तर में क्या आ जाता है, तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन हो जाता है। तो कहाँ पर अवस्थित, तो यूपी में अवस्थित है। अब उसके नीचे यानी अब देखिए, तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो कहाँ पर अवस्थित है, तो राजस्थान में। फिर उसके नीचे चलिए, उसके नीचे आता है काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को देखिए, तो कहाँ पर अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। फिर उसके नीचे चलिए, तो केगा जेनेटिक स्टेशन कहाँ पर अवस्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक में अवस्थित है। फिर उसके नीचे चलिए, तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, तो कहाँ पर अवस्थित है, तो तमिलनाडु में। और सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जो कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर प्रीलिम्स में प्रश्न बन चुके हैं कि इनको उत्तर से दक्षिण में जमाइए। तो सबसे ऊपर में आ जाता है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, सबसे दक्षिण में आ जाता है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब आप बीच में देखिए, तो राजस्थान में रावतबाटा में हो गया एक। उसके अलावा आप देखिए काकरापारा हो गया, उसके अलावा तारापुर हो गया, उसके अलावा केगा, फिर मद्रास एटॉमिक रिएक्टर जो है। तो इस तरह से आप उत्तर से दक्षिण में जमाइए इनको। अब इसी को एक अन्य में से देखिए, तो उत्तर में क्या हो गया, तो नरोरा, फिर रावतबाटा में हो गया राजस्थान वाले क्षेत्र में। फिर काकरापारा को देखिए, तो गुजरात में हो गया। तारापुर महाराष्ट्र में हो गया है। फिर उसके अलावा देखिए केगा कर्नाटक में हो गया। कलपक्कम या जिसे हम मद्रास वाले बोल रहे थे अभी, इसी मैप में देखिए तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, तो उसी को कलपक्कम बोलते हैं, तो तमिलनाडु में हो गया। और सबसे दक्षिण में हो जाता है कुडनकुलम, जो तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इस तरह से आप इनकी लोकेशन को देखिए अच्छे से। तो आप उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में जमाने का प्रयास कीजिए इनको। तो जो हमारा जो विश्लेषण है वो तो यही समाप्त होता है। अब अंत में हम गूगल मैप पे उनमें इन सारी लोकेशन की हमने बात की, उन सबको हम देख लेते हैं। तो आप एक इमेज में भारत का मैप है उसको देखिए ये। तो आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अभी यहाँ पर जो मैप है इसमें थोड़ी गलती दिखाई गई, क्योंकि 2019 में 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। उसके अलावा आप देखिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनकी लोकेशन को देखिए। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को देखिए। तब हम गूगल मैप में देखते हैं सब चीज़ों को। तो हमने सबसे पहले किस कंट्री की बात की थी, तो हमने पाकिस्तान की बात की। तो हम पाकिस्तान पे चलते सबसे पहले। अब पाकिस्तान की लोकेशन को देखिए, तो दक्षिण में क्या आ जाता है, तो ये अरब सागर आ जाता है। अब इसकी सीमा किससे लग रही थी, तो ईरान से लग रही, इधर भारत से सीमा लग रही। यानी कहें तो पश्चिम में किससे सीमा लग रही, तो ईरान से, इधर अफगानिस्तान से। पूर्व में भारत से इसकी सीमा लग रही। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसकी सीमा चीन से लगती है क्या, तो आप देख पा रहे होंगे कि सीमा इससे चीन से नहीं लग रही। इसके अलावा तजाकिस्तान से देखिए, तो क्या तजाकिस्तान से इसकी सीमा लगती, तो नहीं। तो कितने देशों से इसकी सीमा लग रही, तो एक ईरान से, अफगानिस्तान से और भारत से। तो लोग केवल 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा केवल 3 देशों से लगती है। तो क्या सही कथन है, तो हाँ सही कथन है।
उसके अलावा आप इसकी राजधानी को देखिए तो ये इस्लामाबाद होगी, ये पेशावर हो गया है, ये लाहौर। उसके अलावा ये मुल्तान को देखिए तो ये आप नदी देख पा रहे होंगे, तो ये कौन सी नदी होगी, तो ये सिंधु नदी हो गई। और ये इसकी सहायक नदी चिनाब नदी दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा आप उत्तर में देखिए तो आपको एक काबुल रिवर दिखाई दे रही होगी, जिसकी सहायक नदी हो जाती है, तो ये काबुल रिवर हो गई है। तो इस तरह से आप देखिए इसको। इसके अलावा आप दक्षिण में चलिए तो कर्क रेखा होकर इससे गुजरती है। इसके अलावा कराची पोर्ट को देखिए, आप ये ग्वादर पोर्ट को देखिए, जो सीपीसी के जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ग्वादर से लेकर जो चाइना है उसका कौन सा क्षेत्र होगा, तो ये काशगर वाला क्षेत्र होगा। यहाँ तक इन दोनों को जोड़ने की बात है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है, ताकि वो जो ये वाला रोड से है कौन सा, दक्षिण चीन सागर से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए जो अफ्रीका तक या यूरोप तक पहुंचता है या मिडिल ईस्ट तक जो रास्ता ढूंढता है, तो उसी का विकल्प है ये कौन सा, सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, ये सिंध वाला क्षेत्र हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र हो जाता है, और ये इसका जो उत्तरी वाला क्षेत्र हो जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला। तो इसके अलावा आप और भी चीज़ों को देखिए, रावलपिंडी वाला क्षेत्र हो गया, ये इसका गुजरात वाला, ये सियालकोट, ये कुंजर वाला, ये लाहौर हो गया है। इसके अलावा आप और भी चीज़ों को देखिए, जैसे ये मुल्तान की हमने बात की, ये साहिवाल हो गया है। ये हैदराबाद। तो ये जो मिलते जुलते नाम है ये भारत में भी है। उसके अलावा हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो पाकिस्तान से संबंधित है। किरतर राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो पाकिस्तान से संबंधित है। ओबा रिवर किससे संबंधित है, हब रिवर पाकिस्तान से संबंधित है। किरतर जो रेंज है वो यहीं पर अवस्थित है, और उसी में जो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है इन्होंने, किरतर राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा आप देखिए यहीं पर जो महत्वपूर्ण शहर है उनको देखिए। अब इसके फिजिकल मैप को देखने का प्रयास कीजिए गूगल अर्थ में आप अच्छे से, तो आप देखिए, तो आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा अब इसके मैप में। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इसमें जो ज़्यादातर क्षेत्र है, तो आपको ये जो मतलब रेंज वाला, यानी किरतर रेंज, सुलेमान रेंज, उसके अलावा हिंदू कुश वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। इधर ये दर्रे आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो जनसंख्या इसकी कहाँ पर रहती है, तो ये सिंधु का जो मैदान वाला जो क्षेत्र है वहीं पर इसकी ज़्यादातर जनसंख्या अवस्थित होती है। तो इस तरह से हमें देखना था इसका मैप, क्योंकि चर्चा में भी बना हुआ था, तो इसकी लोकेशन पूछ सकते थे हमसे प्रीलिम्स में। अब हम चलते हैं गुजरात में। तो हम गुजरात आते हैं, तो आप गुजरात की पहले आप सीमा को देखिए, तो इसके मैप है उसको चेंज करते हैं हम। तो आप गुजरात को देखिए, तो इधर राजस्थान से इसकी सीमा लग रही है, उसके अलावा मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है, और दक्षिण में देखिए तो महाराष्ट्र से इसकी सीमा लग रही है। अब आप इसको देखिए तो अरब सागर से इसकी सीमा लग रही है। किस दिशा में अवस्थित है, तो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अवस्थित है। दूसरा है यहाँ पर जो लोकेशन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उत्तर भारत है वहाँ से जो भी सामान का जो आयात निर्यात है तो वो कहाँ से होता है, तो गुजरात के जो पोर्ट से उनसे ही होता है। उसके अलावा आप इसमें देखिए महत्वपूर्ण शहरों को देखिए, ये सूरत हो गया, भरूच हो गया, वडोदरा, अहमदाबाद, महसाणा, पाटन, पालमपुर, राजकोट हो गया है, गांधीधाम हो गया है, भुज हो गया है, ये मुंद्रा पोर्ट हो गया है, ये जामनगर, ये द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, सोमनाथ हो गए। तो ये चर्चा में भी बने रहते हैं। इसके अलावा देखिए कच्छ का रण का झील हो गई, ये रन ऑफ कच्छ लेक हो गई, तो कहाँ पर अवस्थित हो, तो आप देखिए इसको लोकेशन को। इसके अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण यहाँ पे लेक को देखिए, तो ये आपको एक महत्वपूर्ण लेक दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पर। ये दो लेक्स हो जाती हैं, दो जिले हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर देखिए तो इंडियन पाकिस्तान जो बॉर्डर है वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आप देखिए इसको अच्छे से। ये नारायण सरोवर हो गया है, लखपत हो गया है। उसके अलावा आप और भी चीज़ों को, जैसे मुंद्रा पोर्ट की हमने बात की, मांडवी को देखिए, गांधीधाम की बात की, कांडला की बात की, कांडला पोर्ट्स की। तो आप देखिए ये कच्चे की खाड़ी होगी, ये खंबात की खाड़ी हो गई है। तो खंबात की खाड़ी से किन जो क्षेत्र है उनकी सीमा लग रही, तो आप देखिए भावनगर की सीमा लग रही, इधर भरूच हो गया है। इसके अलावा देखिए खंबात, खंबात की खाड़ी, ये डोलेरा हो गया है। उसके अलावा आप देखिए सूरत हो गया है, हजीरा हो गया है। अब यहाँ पर आप महत्वपूर्ण नदी को देख पा रहे होंगे, तो आप देखिए ये कौन सी रिवर दिख रही है आपको, नर्मदा रिवर दिख रही होगी। और इसी के नीचे आप चलेंगे तो आपको तापी रिवर दिख रही होगी। तो आप देखिए तापी रिवर को, तापी रिवर के किनारे ही जो सूरत जो शहर है वो अवस्थित है। इन दोनों, तो जो भरूच है वो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप देखिए ये नर्मदा रिवर के किनारे अवस्थित है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर और भी चीज़ों को, जैसे
आपको दिखाता हूँ मैं, ये कौन सी रिवर, तो ये माही रिवर से, माही रिवर्स को देखिए आप, तो कहाँ जाके गिर जाती, तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। उसके अलावा आप और इसकी लोकेशन को और भी देख पा रहे होंगे, तो ये राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाता है। अब इसी का फिजिकल मैप में देखिए आप, तो आप फिजिकल मैप में देख पा रहे होंगे जूनागढ़ भावनगर को दिखाया गया है, तो ये गुजरात के मैदान वाला क्षेत्र हो जाता है यहीं पर। अब जो कच्छ वाला क्षेत्र उसको देखिए, धोलावीरा हो गया है, जो एक ऐतिहासिक स्थल भी है। अब यहाँ पर आप लोकेशन को देखिए, धोलावीरा की लोकेशन को देखिए आप, तो आप इसकी लोकेशन को देखिए ऊपर ऊपर से, तो ये आपको जो खेत है वो दिखाई दे रहे होंगे, ये कुछ लोकेशन दिखाई गई है यहाँ पर धोलावीरा की, ये होटल तोरल धोलावीरा। इसके अलावा आप यहाँ पर इमेज को देखिए जो कच्छ वाले क्षेत्र की, तो आप यहाँ लैंड पर देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपको कोई जो रहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी ये रिहायशी इलाका नहीं है। अब आप यहाँ पर जो इमेज है उसको देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर मैं इमेज की बात कर रहा था, तो आप इमेज को देखिए, तो आप इमेज को देख पा रहे होंगे, आपको नमक दिखाई दे रहा होगा, देखिए आपको सैलानी घूमते हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल नमक ही दिखाई दे रहा होगा इस क्षेत्र में। यहाँ पर परिवहन में किसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऊँट का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो ये लोकेशन देखिए धोलावीरा की दिखाई गई है। इस तरह से हमें कच्छ का जो रण है वो देखना था। जो दिल्ली घोषणा पत्र की बात कर रहे थे हम, जब यूएनएससी यानी जिसकी जो काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक हो रही थी, उसकी लोकेशन को देखिए आप दिल्ली को, चांदनी चौक दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यमुना रिवर दिखाई दे रही होगी जिसके किनारे दिल्ली है वो अवस्थित है। उसके अलावा आप इंडिया गेट को देखिए, आपको इंडिया गेट की लोकेशन दिखाई दे रही होगी, ये सेंट्रल सेक्रेटरीज हो गया, भारतीय संसद हो गई है, और उसी के किनारे जो सेंट्रा विस्टा प्रोजेक्ट है वो उसका निर्माण किया जा रहा है। तो आप लोकेशन को देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये राज्यसभा अपर हाउस हो गया है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यू पार्लियामेंट हाउस हो गया है, ये लोकसभा। आपको इमेज देखनी है इसकी न्यू सेंट्रल विस्टा की, तो आप एक दो इमेज को देखिए। ये जैसे आपने देखा ये स्तंभ चर्चा में भी बना हुआ था, इसकी लोकेशन को देखिए आप, तो कितना शानदार नज़ारा है, आप भी यहाँ पर घूमने जाइए। ये देखिए आने वाले समय में कैसा होगा संसद भवन। ये सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगाई गई थी अभी चर्चा में बनी हुई थी इन चीज़ों की, तो ये भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसका, वो दिखाया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल का इमेज दिखाया गया है यहाँ पर, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये मोदी जी निरीक्षण करते हुए वहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आप
उसका देखिए तो ये किस तरह से आपको सेंट्रल विस्टा का इमेज दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमें ये देखना था। ये गृह मंत्रालय देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देखिए, ये कर्तव्य पथ देखिए, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, तो आप देखिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है यहाँ पर कर्तव्य पथ। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हमने बात की, ये गृह मंत्रालय। उसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो भी होस्ट कर रहा था सेंट्रल जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय है जिसे हम पीएमओ कहते हैं। ये जयपुर स्तंभ हो गया, इसको भी आप देखिए। अब इसकी लोकेशन को देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमें जो दिल्ली है उसकी लोकेशन को भी देखना महत्वपूर्ण था। तो जो हमारा जो विश्लेषण है वो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।